तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं कैसे मिला। हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। और आप देख रहे हैं जी लर्निंग, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारे वीडियो को। आपको वहाँ पता चल जाएगा, बहुत से इसमें प्लेलिस्ट बने हैं जिससे आप आराम से देख सकते हैं कौन सा वीडियो कैसा है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर चुका है, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने देख लिया होगा कि सही उत्तर है संजीव विधि है। यूपी पीसीएस 2006 में इसको पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है। तो सजीव विधि प्राकृतिक विधि नहीं है। दैविक विधि, सर्वलौकिक विधि और नैतिक विधि ये सब प्राकृतिक विधि है। इसका हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका बताया गया क्या है। प्राकृतिक विधि के आधार सूत्र भिन्न भिन्न होने के कारण विधि विचारकों ने इसको अनेक नाम दिए हैं। प्राकृतिक विधि को ईश्वर प्रदत्त मानने वाले विधि शास्त्रियों हैं इसे दैवीय विधि की संज्ञा दी गई, जबकि इसके सर्वलौकिक स्वरूप के कारण कुछ विद्वान ने इसे सर्वलौकिक विधि और अनेक विधि शास्त्रियों ने इसे नैतिक विधि या विवेकशील विधि के नाम से भी संबोधित किया है, तथा कुछ अन्य इसे प्राकृतिक विधि, शासक विधि या मानवता की विधि कहना उचित समझते हैं, क्योंकि यह मानव की नैसर्गिक शक्ति की उपज है। सजीव विधि समाजशास्त्री विचारक यूगेन हेरलिच से संबंधित है। इस प्रकार संजीव विधि प्राकृतिक विधि की अवधारणा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी थी, प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का पुनरुज्जीवन का श्रेय किसे दिया जाता है? लाक को, हाब्स को, स्टेमल्स को या रूसो को? सही उत्तर क्या होगा? स्टेमल्स को दिया जाता है। यूपी पीसीएस 2003 में ये पूछा गया था। इसकी व्याख्या दे सकते हैं कि 19वीं सदी के अंतिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का श्रेय स्टेम्बलर को दिया जाता है। उन्होंने प्राकृतिक विधि को मानव की संकल्प शक्ति निरूपित किया है। प्राकृतिक विधि को पुनरुज्जीवन प्रदान करने में प्राकृतिक विधि को पुनरुज्जीवन प्रदान करने के लिए डेल वेक्यूलीफर, गेनी और फूलर का भी उल्लेख योगदान है। जॉन लॉक 1632-704 ईस्वी में 18वीं सदी में प्राकृतिक विधि के विचारक थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अप्राकृतिक विधि निक्षेपण के रूप में नहीं समझी जाती है, अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। या प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंत वस्तु के साथ है। यह विचार विशेष रूप से संबंधित है किससे? स्टेम्बलर से, डेलवेसियो से, फिनिक्स से, डेविन से। बताइए सही उत्तर क्या होगा? यूपी सीजे 2016 में पूछा गया। इसका सही उत्तर ए होगा स्टेम्बलर से। अप्राकृतिक विधि निक्षेप के रूप में नहीं समझी जाती है, अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। प्राकृतिक विधि परिवर्तन अंत वस्तु के साथ है, यह स्टेम्बलर ने कहा था। यूपी सीजे 2016 में पूछा गया था। विधि शास्त्री स्टेम्बलर यह विचार रखते हैं कि प्राकृतिक विधि परिवर्तनशील अंत वस्तु के साथ होती है। अपनी महत्वपूर्ण कृत द थ्योरी ऑफ द जस्टिस में इन्होंने विचार व्यक्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि टेकिंग राइट सीरियल पुस्तक के लेखक कौन है? तो हार्ट है, डावार्किन है, कैल्सन है या जूलियस स्टोन है? यूपी सीजे 2018 में इसको पूछा गया था। इसका सही उत्तर बी होगा। डावार्किन ने लिखा था टेकिंग राइट सीरियसली पुस्तक। टेकिंग राइट सीरियसली रोनाल्ड डावार्किन द्वारा कानून के दर्शन के बारे में वर्ष 1977 में लिखित पुस्तक है। इसमें न्यायिक विवेक, संवैधानिक व्याख्या और विधि नीतिक या हार्ट डेवियन की महत्वपूर्ण चर्चा शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नैसर्गिक विधि का आलोचक है? संत ऑगस्टाइन्स, संत थॉमस एक्विनास, अरस्तु या बेंथम? सही उत्तर क्या होगा? बेंथम। यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया था कौन सा नैसर्गिक विधि का आलोचक है? तो सही उत्तर होगा बेंथम। बेंथम ने क्या कहा था? बेंथम नैसर्गिक विधि के आलोचक तथा विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्री हैं, जबकि संत ऑगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास व अरस्तु नैसर्गिक विचारधारा की विधि शास्त्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि नैसर्गिक नियमों
निम्नलिखित में से किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि न्यायसंगत न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करने और उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है। पहला है उड़ीसा राज्य बनाम डॉक्टर वीराप्पड़ी, खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, कैपस बनाम भारत संघ। यूपी पीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया था। बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर डी होगा, A.K. कैपकर बनाम भारत संघ। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है A.K. कैपकर बनाम भारत संघ के वाद के अनुसार न्यायसंगत न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना अथवा उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करके न्याय की हत्या को रोकना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा न्यायसंगत विधि की खोज जारी रहेगी। यह कथन किसका है? हॉब्स का, न्यायमूर्ति होम्स का, लॉर्ड लायन ऑफ हेम्पस्टीड का या रूसो का? सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति होम्स। यूपी पीसीएस CG 2018 में पूछा गया था। प्राकृतिक विधि का सिद्धांत न्याय प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह मानवता की विधि है। उपरोक्त कथन ब्रिटिश विधिशास्त्री लॉर्ड लायन ऑफ हेम्पस्टीड का है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्र थे हार्बर्ट स्पेसर, सर हेनरी मैन, मैक्स वेबर या हीगल? सही उत्तर क्या होगा? दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री थे यूपी CG 2006। सही उत्तर क्या है? डी, हीगल थे। कौन थे? हीगल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उससे पहले हम थोड़ी इसकी व्याख्या देख सकते हैं। हीगल विधिशास्त्री की दार्शनिक विचारधारा तथा ऐतिहासिक विचारधारा की प्रमुख विधिशास्त्री थे। सन हेनरी मैन ऐतिहासिक शाख के विधिशास्त्र हैं। मैक्स वेबर और हार्बर्ट स्पेसर समाजशास्त्री सामाजिक शाखा के विधिशास्त्री हैं। लिखित विधिशास्त्री की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है? यह यूपी पीसीएस 1958 में पूछा गया था और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आज्ञात्मक शाखा, ऐतिहासिक शाखा, न्यायसंगत विधि शाखा या समाजशास्त्री शाखा। इसका सही उत्तर है सी, नैसर्गिक विधि शाखा। स्टोइक विचारधारा के प्रवर्तक जेनो 300 से 260 ईसा पूर्व थे। स्टोइक ने संपूर्ण विश्व में व्याप्त विवेक के सार्वभौमिक तत्व को विधि और न्याय का आधार माना था। सारा विश्व युक्ति में शासित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्यक्ति को राज की विधि माननी ही चाहिए। यदि उसे किसी राज की विधि अच्छी नहीं लगती है तो उसे अन्य राज से चला जाना चाहिए। यह कथन संबंधित है। अगर व्यक्ति राज की विधि को माननी ही चाहिए, यदि उसे राज की विधि अच्छी नहीं लगती है तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। किसने कहा था? अरस्तु से, सुकरात से, प्लेटो या आइंस्टीन से? सही उत्तर बताइए किसने कहा था? यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया था। सही उत्तर सी है, सुकरात ने इसको कहा था। अगर कोई विधि अच्छी नहीं लगती है तो आप उस राज से जा सकते हैं। सुकरात ने राज विधि तथा व्यक्ति के संबंध का विवेचन करते हुए कहा था कि व्यक्ति को राज की विधि माननी ही चाहिए। यदि उसे किसी राज की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे राज से चला जाना चाहिए। सुकरात विधि शास्त्र की प्राकृतिक शाखा के विधि शास्त्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? एक्विनास, ग्रोसियस, कोलहल या सुकरात? यूपी CG 2013 में पूछा गया था। सही उत्तर डी है, सुकरात। तो विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा की प्राकृतिक सिद्धांत से संबंधित है तो सुकरात है। एक्विनास प्राकृतिक विधि की विचारधारा के मध्यकालीन विधिशास्त्री हैं और जो गोसियस पुनर्जागरण काल के साथ कोलहर 20वीं शताब्दी के विधिशास्त्री हैं। सबसे प्राचीन सुकरात हैं 469 से 399 ईसा पूर्व में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विधि मनोभाव में मुक्त तर्क, इस कथन निम्न किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, रास्को पाउंड का या अरस्तु का है? ये क्या पूछा गया था यूपी CG 2018 में? इसका सही उत्तर है डी, अरस्तु। विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने स्पष्ट किया है कि किसी एक व्यक्ति के शासन की विधि का शासन श्रेयस्कर है। विधि शासन से तात्पर्य केवल ईश्वर और युक्ति विवेक का शासन है। इसलिए अरस्तु ने विधि की परिभाषा देते हुए कहा था कि विधि सभी प्रकार के भावभेदों से मुक्त विवेक है। अरस्तु की उच्च विधि के रूप में प्राकृतिक विधि की व्याख्या की जिसका मूल आधार न्याय होता है। अरस्तु की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो जो फैक्ट बताता है एकदम अच्छा बताता है।
जैसे इसमें पूछा गया मानवाधिकार की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया है। अगर मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया है, ये पूछा जाता है यूपी पीसीएस 2002 में 2000 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया था। तो मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया है। नैसर्गिक विधि शाखा ने, ऐतिहासिक शाखा ने, यथार्थवादी शाखा ने या समाजशास्त्री शाखा ने। तो सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ए, नैसर्गिक विधि शाखा ने। हमारा अगला इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि शाखा का उदय प्राचीन यूनान में हुआ था। यह शाखा विधि को प्राकृतिक या ईश्वर की उत्पत्ति मानती है, क्योंकि प्रकृति ने सभी को एक समान तथा बराबर स्थान दिया है। अतः यह मानती है कि सभी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के समान एवं स्वतंत्र हैं। परिवर्ती अंतवस्तु की नैसर्गिक विधि का प्रवर्तक कौन था। जॉन रॉल्स, जेरोम हॉल्स, स्टेमलर या जॉन फिनिक्स। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर बी है, स्टेमलर। परिवर्तित अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि का प्रवर्तन कौन है। स्टेमलर है। 20वीं शताब्दी में स्टेमलर, डेल, वी, केहोलीफर, गैन, कोलहर आदि विधिशास्त्रियों ने प्राचीन प्राकृतिक विचारधारा का पुनरुद्धार किया। स्टेमलर का मत था कि कोई भी आदर्श नहीं होता, वह समय तथा स्थानानुसार परिवर्तनशील है। स्टेमलर को परिवर्तित अंतवस्तु की नैसर्गिक विधि, नेचुरल लॉ ऑफ द वेरिएबल कांस्टेंट का प्रवर्तक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेमलर ने विधि के दो भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, वास्तविक विधि और वास्तविक नैतिकता में, सकारात्मक विधि एवं नकारात्मक विधि में, विधि के विचार और विधि की संकल्पना में, ईश्वर की विधि एवं मानवीय विधि में। यूपी पीसीएस 2000 किसमें पूछा गया था, ये 2002-04 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है सी, विधि के विचार और विधि की संकल्पना में। स्टेमलर ने विधि को दो भागों में बांटा है, विधि के विचार और विधि की संकल्पना में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टेमलर ने दो भाग, विधि की विचार और विधि की संकल्पना में विधि की विभाजन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ द जस्टिस में विधि को अपवाद रहित सार्वभौमिक बंधनकारी इच्छा निरूपित करते हुए 20वीं सदी में प्राकृतिक विधि सिद्धांत का पुनरुद्धार किया है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधि शास्त्री को परिवर्तनीय अंतवस्तु की नैसर्गिक विधि, नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कांस्टेंट के सिद्धांत का प्रवर्तन माना जाता है। फूलर को, हार्ट को, स्टेमलर को उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस 1999। सही उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा बी, स्टेमलर को। स्टेमलर बहुत ही ज्ञानी महान था। उसने विधि शास्त्र में ऐसे ऐसे बातें कही जो सब चीज़ों को फेल कर देती हैं। जैसे स्टेमलर परिवर्तित अंतवस्तु की नैतिक विधि, नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कांस्टेंट के सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेमलर ने किया है। नेचुरल लॉ विद वेरिएबल्स कंटेंट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। स्टेमलर ने किया है। 20वीं सदी की प्राकृतिक विधि के पुनरुद्धार का काल कहा जाता है। इस समय के विचारकों में मुख्य रूप से डेल, विको, गैली, लीफर, फूलर, स्टेमलर आदि थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विधि वक्ताओं में किसके विधि सिद्धांत को परिवर्तनीय अंतवस्तु वाली नैसर्गिक विधि का नाम दिया गया है। संत थॉमस एक्विनास, जॉन लॉक, आर स्टेमलर या फूलर। RAS-RTS 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा हमारा सी, आर स्टेमलर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यह बात की प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचारित की गई है। सामंड, गैसियस, हार्ट, सिसरो। RAS-RTS 2008 में इसको पूछा गया था। इसका सही उत्तर है डी, सिसरो द्वारा इसको दिया गया था। यह बात प्राकृतिक के साथ सहमति के कारण ही वास्तविक विधि है। किसके द्वारा कहा गया था। सही उत्तर है सिसरो के द्वारा कहा गया था। सिसरो के अनुसार क्या कहा गया था ये भी देख लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप व्याख्या नहीं देखेंगे तो आपको याद नहीं होगा। सिसरो के अनुसार क्या कहा गया था। प्राकृतिक विधि एक सही विधि है, सही विवेक है। प्राकृतिक से सहमत होते हुए सभी व्यक्तियों में यह परिवर्तित, अपरिवर्तनशील तथा निरंतर है। इस विधि में परिवर्तन कर देना किंचित मात्रा भी स्वीकार नहीं है और ना तो इससे विचलित होता और ना ही इसका निरसन करना किसी प्रकार से मान्य है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। यह कथन किसने कहा था? सामंड का, डायस का, सिसरो का, पैटन का। सही उत्तर है यूपी सीजे 2015 में पूछा गया था। विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। सही उत्तर है सी, सिसरो ने कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभी प्रमाणवादी विधि एक नियोजित विधि के प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तनशील है। यह किसका कथन है? स्टैम्बलर का, रूसो का, हाब्स का, एक्विनास का। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या है? बी, रूसो ने कहा था। रूसो ने क्या कहा था? सभी प्राणवादी विधि और नियोजित विधि से प्राप्त करने का प्रयास और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इसमें याद रखिएगा इच्छा और नियोजित विधि। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने परमारवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी थी? परमारवाद ACLN, बेंथम, आइंस्टीन, सामंड। सही उत्तर क्या है? बेंथम ने रखी थी। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। बेंथम जी क्या कहते हैं? बेंथम के अनुसार विधि और नैतिकता में भिन्नताएं विद्यमान होती हैं। विधि का आधार तर्क, साक्ष्य और परीक्षण से होता है। इसके विपरीत आदर्श नैतिकता के नियम तथा सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिकता विधि के तात्विक लक्षणों में विद्वान समाहित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक में मानव को सुख और दुख के साम्राज्य के अधीन रखा गया है। यह किसके द्वारा किया गया है? बेंथम, पाउंड, आइंस्टीन, हॉब्स। सही उत्तर है यूपी सीजे 2006। सही उत्तर है ए, बेंथम के द्वारा। विधि के विश्लेषणात्मक शाखा के प्रवर्तकों में से एक ब्रिटिश विधिशास्त्री बेंथम ने नैतिक एवं राजनैतिक दोनों क्षेत्रों में उपयोगवादी सिद्धांत को लागू किया है। बेंथम ने उपयोगिता को सुख का पर्यायवाची मानते हुए उसे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित किया। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक में मानव को सुख और दुख इन दो शक्तियों के साम्राज्य के अधीन रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावादी का प्रतिपादन करता माना जाता है? हाब्स, बेंथम, डेविस, होम्स या बोसियस। RAS RTS 2008 पूछा गया है। सही उत्तर क्या है? बी, बेंथम के द्वारा लिखा गया है। किसको उपयोगिता और प्रतिपादन करता माना जाता है? किसके द्वारा? बेंथम के द्वारा। थ्योरी ऑफ द लेजिस्टेन पुस्तक किसने लिखी है? HLA हार्ट ने, W फ्रीडम ने, जेरिम बेंथम ने या जूलियस स्टोन ने। यूपी सीजे 2016 पूछा गया था। सही उत्तर क्या है? सी, जेरिम बेंथम ने इसको लिखा था। अधिकतम लोग में अधिकतम सुख सिद्धांत का उपयोगवादी का आधार मानने वाले विधिशास्त्री जेरिम बेंथम की कृति थ्योरी ऑफ लेजिस्टोन इनकी अन्य कृति के विधान के सिद्धांत का परिचय तथा फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सन 1776 में प्रकाशित बेंथम की प्रथम पुस्तक थी। ये भी याद रखिएगा। फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट 1977 में प्रकाशित बेंथम की प्रथम पुस्तक थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द लिमिट्स ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन को किसने लिखा है? बेंथम, आइंस्टीन, एलन ग्रे। उत्तराखंड सीजे 2012 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है बेंथम ने लिखा है। द लिटमस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड नामक पुस्तक बेंथम की कृति है। द प्रोविंस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन आइंस्टीन की पुस्तक है। दोनों याद रखिएगा। आइंस्टीन और बेंथम की क्या है? आइंस्टीन द प्रोविंस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन आइंस्टीन की है। द लिटमस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिवाइंस किसकी है? बेंथम की है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विधि शास्त्र की विधि को किसने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र तथा निश्चयात्मक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है? हॉलैंड, बेंथम, कैल्सन, पैटन। RAS ATS 2008 में पूछा गया है। सही उत्तर है बी, बेंथम ने। व्याख्या आल विधेयकता जेरम बेंथम ने विधि शास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन भाग हैं? तो पहला है व्याख्यात्मक, दूसरा है निश्चयात्मक या आलोचनात्मक में वर्गीकृत किया। बेंथम की व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, प्राधिकृत और अपराधिकृत तथा पुनः अपराधिकारित व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को एक स्थानीय तथा सार्वभौमिक में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद अपनी पुस्तक द लिटमस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन में बेंथम ने विधि शास्त्र से संबंधित विचारों का विवेचना प्रस्तुत किया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि
व्यक्तिगत उपयोगिता के सिद्धांत किस विधि शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया? काट, हॉब्स, बेंथम या आइंस्टीन? ये पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस 2005, यूपी पीसीएस 2006, आरटीएस 2003। तो सही उत्तर बी है, बेंथम के द्वारा किया गया है। तो 50 क्वेश्चन मैं पूरा करता हूँ। 20 से 50 के 30 क्वेश्चन आपको हुआ। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा अगले पार्ट में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।